एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे TSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। और इस सीरीज़ में हम 2021 में TSSB ने अपने जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए थे, हमने ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट के केमिस्ट्री के पोर्शन को सॉल्व कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब हम 2018 के एग्ज़ाम को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने जो सबसे पहला पेपर उठाया था वो कौन सा था भी, 29 सितंबर 2018 को जो मेल शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था TGT के लिए, उसके PY के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस को तो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 29 सितंबर को ही जो मेल शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसी के ही बचे हुए क्वेश्चंस को, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है तो फर्स्ट शिफ्ट के ही हम बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर कैलोजेंस। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, बट इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसलिए एक बार पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या करना था भाई, यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, किसके लिए, कैलोजेंस के लिए। तो कैलोजेंस क्या होता है, ग्रुप 16। ज़्यादा अच्छे से डिटेल में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ जो करेक्शन वर्क है उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कैलोजेंस क्या होते हैं अभी, ग्रुप 16 होते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब भी आप क्या करते हो, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हो तो वहाँ पर क्या होती है, कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं अभी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज़ के क्या है अभी, इन्वर्स रिलेशन रहेगा। साइज़ के साथ इसका कैसा रिलेशन होगा अभी, इन्वर्स रिलेशन होगा। तो जब आप क्या करते हो अभी, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, ऐसे अक्रॉस द पीरियड जाते हो, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, तो साइज़ क्या होता है अभी, डिक्रीज़। साइज़ क्या होता है यहाँ पर, डिक्रीज़ होता है। तो जितना छोटा साइज़ होता है एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना क्या होगा भी, उतना ही ईजी होगा। यानी कि न्यूक्लियस से उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, साइज़ के साथ जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो क्या होता है भाई, इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी कि साइज स्मॉल तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या आएगी भाई, मोर नेगेटिव आएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी भाई, मोर नेगेटिव आएगी जब साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। बट जब आप क्या करते हो अभी, टॉप टू बॉटम आते हो, जब आप क्या करते हो टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बनती है वो क्या होती है भाई, बिकम लेस नेगेटिव। वो क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो साइज़ के साथ अभी हमने क्या देखा, इन्वर्स रिलेशन है। तो देखो यहाँ पर कैलोजेंस, कैलोजेंस का मतलब क्या है, ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन से, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेरियम, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। डाउन द ग्रुप क्या होगा, इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा। यानी कि ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे छोटा और टेलोरियम यहाँ पर ग्रुप में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा इन एलिमेंट्स में से। अब देखो साइज़ अगर ऑक्सीजन का सबसे छोटा आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो किसके लिए आएगी भाई, ऑक्सीजन के लिए आएगी। और टेलोरियम के लिए क्या होगी, सबसे लेस नेगेटिव आएगी। ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा नेगेटिव होगी और टेलोरियम के लिए क्या होगी भाई, लेस नेगेटिव होगी। इट मीन्स ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करा लेगा और टेलोरियम इतने इजीली नहीं कराएगा। तो ये ट्रेंड है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है हमारा वो ये होना चाहिए कि ऑक्सीजन, फिर सल्फ़र, फिर सेलेनियम एंड देन टेलेरियम। ये हमारा क्या है अभी, एक्सपेक्टेड ट्रेंड है। बट ये रॉन्ग है। ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन का साइज़ इतना स्मॉल हो जाता है कि यहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आता है उसकी वजह से और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में अट्रैक्शन की बजाय क्या होता है, यहाँ पर ड्यू टू द स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। क्या होगा भी, अंदर जो है, ये अंदर वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर क्या है, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी ड्यू टू द स्मॉल साइज। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में क्या है, रिपल्शन फील करना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी क्या देंगे, रिपल्शन देंगे अट्रैक्शन की बजाय। तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है भाई, अपने ग्रुप में सबसे कम होती है। देखो यहाँ पर ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग, देखो ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये समझाने के लिए। देखो ऑक्सीजन के लिए कितनी वैल्यू आई है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई है -141। सल्फर के लिए कितनी है, -200। सेलेनियम के लिए कितनी है, -195 एंड टेलेरियम 190।
पोलोनियम कितनी है अभी -174। अब देखो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में क्या है, सबसे कम है। इट मीन्स यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी अपने ग्रुप में वो किसकी होगी, सल्फर की। फिर सेलेनियम आएगा, फिर टैल्यूरियम आएगा, फिर पोलोनियम, और लास्ट में क्या आएगा अभी, ऑक्सीजन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। साइज़ स्मॉल होने की वजह से यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज़्यादा होता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन की बजाय क्या होती है अभी, रिपल्शन फील होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना क्या होता है अभी, थोड़ा इजी नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है अभी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, करेक्ट जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर ए। सल्फर की सबसे ज़्यादा है, फिर सेलेनियम, फिर टैल्यूरियम, और लास्ट में क्या है अभी, ऑक्सीजन है। क्योंकि यहाँ पर पोलोनियम तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर टैल्यूरियम के बाद क्या आ जाएगा अभी, ऑक्सीजन आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें इसका आंसर ये बता दिया था, सी। तो ये करेक्शन है। अभी लास्ट में ही मतलब इसी क्वेश्चन के साथ मैंने फिर देखो यहाँ पर ग्रुप 17 का भी डिस्कस किया था कि ग्रुप 17 जो होते हैं हैलोजेंस, उनकी भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वहाँ पर भी सेम ही ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। बट उसके केस में क्या होता है, सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन का ही प्लेस चेंज होता है। फ्लोरीन क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ पर सेम ऑक्सीजन की तरह क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा फील होता है, और एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्शन, जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको क्या है भाई, अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन ज़्यादा फील होता है ड्यू टू द क्राउडिंग। ठीक है, स्मॉल साइज़ है और अंदर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की क्या है, क्राउडिंग ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रिपल्शन है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है अभी, फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। क्लोरीन के बाद देखो वैल्यू सबसे ज़्यादा देखो ग्रुप में किसकी है, -349, किसके लिए, क्लोरीन के लिए। फिर क्लोरीन के बाद किसकी है, देखो फ्लोरीन की है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड बनेगा यहाँ पर तो वही रहता है, सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरीन, इसके बाद होगा फ्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में क्या आएगा भी, एस्टेटाइन आएगा। तो ये यहाँ पर ग्रुप 17 का ट्रेंड है। ग्रुप 16 वाला आपको याद रखना है। ये एक्सेप्शन केसेस है, भी एक्सेप्शन केसेस आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि पीरियोडिसिटी में से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शन वाले होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको मेटलर्जी से दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आइडेंटिफाई करना है। देखो ये जो मेटलर्जी वाला पोर्शन है ना, जो आपको ये करना है, ये क्लास 10th में थोड़ा बेसिक सा दिया हुआ है, यानी कि थोड़ा बेस है वहाँ पर, और फिर उसके बाद में अच्छे से आपको ये क्लास 12th में दिया हुआ है। अभी तो ये चैप्टर डिलीट कर दिया है, बट जब आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक देखते हो तो वहाँ पर मेटलर्जी वाला चैप्टर है, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स ऐसे करके कुछ नाम था चैप्टर का। तो वहाँ से आपको ये चैप्टर करना है अच्छे से, और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपको अकॉर्डिंग टू मी क्लास 10 से भी करना चाहिए, और क्लास 12th जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है केमिस्ट्री की, वहाँ से भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको, स्मेल्टिंग के लिए यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट क्या गिवन है, रिडक्शन ऑफ ओर टेक प्लेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो यहाँ पर मेटल होती है, मेटल का जो ओर होता है उसका हम क्या करते हैं अभी, रिडक्शन करते हैं। और देखो यहाँ पर ये दिया हुआ भी है, स्मेल्टिंग क्या होता है। स्मेल्टिंग क्या है भी देखो, मेल्टिंग द मेटल आउट ऑफ इट्स ओर, यानी कि ओर से उस मेटल के ओर से उस मेटल को अलग करना, यानी कि किसी भी मेटल का ओर है, उस मेटल के ओर से उस मेटल को सेपरेट आउट करना, ये क्या बोला गया है अभी, स्मेल्टिंग बोला गया है। अब यहाँ पर जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स के विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि उसमें अब वो कुछ भी हो सकता है। यानी कि जैसे मान लो आयरन है, आयरन का ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, तो ये क्या भी उसके मेटल्स के ओर्स हो गए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ होते हैं उन्हें हम ऑक्साइड्स बोल देते हैं। सल्फर है तो सल्फाइड हो जाता है। अगर कहीं पे कार्बन और ऑक्सीजन है तो वहाँ पर वो क्या बन करते हैं भी, उस मेटल का कार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स के साथ जब वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या है, मेटल्स के ओर्स है, और इनमें से ये एलिमेंट्स को रिमूव करना ही और वहाँ से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ही क्या होता है अभी, स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक कोई केमिकल रिएक्शन होती है, और ये जो केमिकल रिएक्शन होती है हम किसके साथ करते हैं, विद द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट देखते हो जनरली, कौन सा भी, कार्बन के साथ हम स्मेल्टिंग करते हैं। और तो यहाँ पर ही बिल्कुल ठीक है, रिडक्शन करते हैं हम ओर का। सेकेंड है स्लैगिश फॉर्म, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर फ्लक्स और स्लैग के बारे में आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स और स्लैग ये दोनों टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन शायद और भी पेपर में आए हुए हैं कि एसिडिक फ्लक्स या फिर बेसिक फ्लक्स, ऐसे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और उसमें से पूछा है। तो बेसिकली जब इम्प्योरिटी रिमूव नहीं होती है तो वहाँ पर
कुछ सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। तो जिन सब्सटेंसेस को हम ऐड करते हैं वो तो क्या होते हैं, फ्लक्स होते हैं, और जो वहाँ पर मिक्सचर बनता है उस फ्लक्स के साथ उस मेटल का, वो क्या होता है, वहाँ पर स्लैग होता है। क्या होता है अभी, स्लैग होता है। तो बिल्कुल ठीक है, स्लैग फॉर्म होता है। फिर सी ऑप्शन है मोल्टन मेटल इज़ ऑब्टेन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो मेटल आपको मिलती है वो जनरली मोल्टन स्टेट में मिलती है। फिर डी ऑप्शन आपको दिया ऑक्सीडेशन ऑफ ओर टेक प्लेस, नहीं भाई, ओर का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो डी ही ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या है अभी रॉन्ग दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी। उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो ये तीनों तो करेक्ट है। यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सी है अभी, ऑप्शन नंबर डी है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो क्या दिया हुआ है आपको, अल्कलाइन मीडियम इनहिबिट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज आइडेंटिफाई। यहाँ पर ये बोला है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है प्रोसेस, रस्टिंग जो आयरन की होती है, अगर हम अल्कलाइन मीडियम में, मतलब अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो रस्टिंग इनहिबिट यानी कि रुक जाती है, उसकी ग्रोथ यानी कि वहीं पर वो स्टॉप हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको करेक्ट वाला स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि क्या होता है जब आप अल्कलाइन मीडियम को प्रोवाइड करते हो। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन से भी आप देखना पेपर को उठा के, हर पेपर में हर शिफ्ट में कैसे ना कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो रस्टिंग होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है, आयरन का कोरोजन होता है। क्या होता है अभी, आयरन का कोरोजन होता है। कोरोजन में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, मेटल का डिस्ट्रॉय होना, मेटल का डिग्रेड होना, ये क्या होता है अभी, कोरोजन होता है। तो जो आयरन मेटल का स्पेसिफिकली, यानी कि जब हम आयरन मेटल की ही बात करते हैं डिस्ट्रॉय होने की स्पेसिफिकली, उसको हम क्या बोलते हैं अभी, रस्टिंग बोलते हैं। और रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है, ये शायद 2021 में पेपर में आया हुआ था कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये भी पेपर में आया हुआ है, 2021 के पेपर में डिस्कस किया था कि जो रस्टिंग प्रोसेस होती है वो कैसी होती है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, क्या होता है अभी देखो, अब रस्टिंग जो होती है उसके लिए मेन फैक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं अभी, मॉइस्चर। मेन फैक्टर क्या होता है, हम जब बार बार डिस्कस करते हैं कोरोजन को, रस्टिंग को, तो वहाँ पर उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है अभी, वाटर मतलब मॉइस्चर होता है। अब जो एयर में, एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो उस मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या करती है, एक एसिड प्रोड्यूस करती है, डैट इज़ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है अभी, H2CO3। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये कैसे डिकम्पोज हो सकता है, ये बना सकता है H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है तो यहाँ पर एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होंगे, यानी कि मेटल पे सरफेस पे एक पार्ट कैथोड की तरह, एक पार्ट एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो कैथोड पे ये रिएक्शन होती है और एनोड पे ये रिएक्शन होती है। अभी हम नेक्स्ट शिफ्ट का जो पेपर डिस्कस करेंगे, देखना वहाँ पर ये एनोड की रिएक्शन पूछी हुई है कि कोरोजन में एनोड पे क्या रिएक्शन होती है। तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से करनी है। और ये रिएक्शन इस तरह से होती है अभी, Fe+2 में चेंज हो जाता है। जो आयरन होता है वो किस में चेंज हो जाता है अभी, Fe+2 में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है अभी, रस्टिंग होती है। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसने तो ये पूछा है ना कि अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड किया तो क्या होगा। तो बेसिकली अगर आप अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराते हो तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। अल्कलाइन मीडियम से क्या मतलब है, बेसिक मीडियम से। तो ये क्या है, इसकी प्रेजेंस की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, हाइड्रोक्सिल आयन आर प्रोड्यूस। सेकेंड ऑप्शन है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन विच रिड्यूसेस ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 आयन। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो जाएगा, जब आप अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये वाले, ये क्या है, इनके नंबर्स, इनकी अमाउंट क्या है अभी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, पॉलिएस्टर अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज। यहाँ पर देखो आपको कुछ पॉलीमर्स के नाम दिए हुए हैं और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलीमर पॉलिएस्टर होता है। देखो पॉलीमर जो चैप्टर है ना, पोर्शन है, ये एक इजी और स्कोरिंग टॉपिक बोल सकते हो आप। क्योंकि क्या करना होता है आपको, यहाँ पर बार बार एक चीज़ को, सेम चीज़ को बार बार रिवाइज़ करना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उनका जो पैटर्न है वो लिमिटेड ही है। क्या पूछता है, या तो वो ये पूछेगा आपको क्या किया हुआ है, उसने पॉलीमर का नाम दे दिया और उसकी मोनोमेरिक यूनिट पूछेगा, यानी कि किससे मिलकर बना है। या फिर मोनोमेरिक यूनिट दे देता है और उसका क्या पूछता है, पॉलीमर पूछ लेता है कि इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा।
और क्या पूछ सकते हैं कि कौन से टाइप का पॉलीमर है, जैसे यहाँ पर देखो ये लिंकेज के उस पर बोल दिया कि कौन सा पॉलीमर होता है, अभी किसके पास एस्टर लिंकेज होती है, पॉलीएमाइड पूछ सकता है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पूछ सकता है कि कौन सा पॉलीमर फाइबर होता है, कौन सा थर्मोसेटिंग है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर यूजेस के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनके यूजेस क्या होते हैं, और आपको यूजेस दे दिए और उसके अकॉर्डिंग पूछ ले कि कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है, या फिर पॉलीमर दे दिया और उसके नीचे यूजेस दे रखे हैं आपको, और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और जो पॉलीमर टॉपिक है ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। इनफैक्ट ये मैंने अपने अकॉर्डिंग पीजी लेवल तक का कराया हुआ है, यानी कि पीजी लेवल का कहने का मतलब ये है कि पीजीटी में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमने कवर किया हुआ है। तो अगर किसी को ये वाला टॉपिक करना है तो आप पॉलीमर चैप्टर की पॉलीमर टॉपिक की एक प्लेलिस्ट है, 3 वीडियोज़ है, उसमें 2 पार्ट में हमने थ्योरीज़ को और थर्ड पार्ट में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। वो सारे ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के आए हुए हैं। तो देखो क्या पता करना था यहाँ पर आपको, पॉलिएस्टर, कि पॉलिएस्टर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर सारे ही पॉलीमर्स की क्या है एक एक मोनोमेरिक यूनिट देखते हैं कि क्या बनेगी। तो देखो फर्स्ट आपको क्या गिवन है भाई, नाइलॉन 6। तो जो नाइलॉन 6 होता है ना, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, कैप्रोलैक्टम। क्या होती है, कैप्रोलैक्टम। और ये कौन से टाइप का पॉलीमर होता है भाई, थर्मोप्लास्टिक। कौन सा होता है, थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पर मैं इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर और भी ज़्यादा लेंथी और डिटेल में वीडियो हो जाएगा। सिर्फ मोनोमेरिक यूनिट को डिस्कस करते हैं और अपना आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाइलॉन 6 तो नाइलॉन 6 क्या होता है अभी, पॉलीएमाइड होता है। और जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है भाई, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड है। और यहाँ पर ये कौन सा टाइप का पॉलीमर है अभी, कंडेंसेशन है, थर्मोप्लास्टिक होता है ये। फिर सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है डेक्रोन। तो जो डेक्रोन होता है वो क्या है अभी, एक पॉलीएस्टर पॉलीमर होता है। क्या होता है अभी, पॉलीएस्टर पॉलीमर होता है। और डेक्रोन की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में टेरिथाइलिक एसिड होती है। और ये कौन से टाइप का पॉलीमर बनना आता है भाई, थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीएस्टर है। और इसी तरह से जैसे डेक्रोन है ऐसे क्या होता है, टेरिलीन होता है, तो वहाँ पर भी पॉलीएस्टर लिंकेज होती है। फिर डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट क्या होता है भाई, इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड है। और ये कौन से टाइप का पॉलीमर होता है अभी, ये होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर कौन है भाई, डेक्रोन है। और पॉलीएस्टर एक और पॉलीमर होता है, कौन सा भी, टेरिलीन होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको क्या दिया हुआ है, देखो रो मटेरियल कौन सा यूज़ नहीं होता है ग्लास में, ये पूछा गया है। क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन, एल्यूमिना। तो यहाँ पर देखो ग्लास के लिए जो मेन रॉ मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सैंड होता है, सोडा ऐश होता है और लाइमस्टोन होता है। एल्यूमिना नहीं होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको क्या गिवन है, एनवायरमेंट फ्रेंडली। यहाँ पर आपको मेथड आइडेंटिफाई करना है। ये सारे ही ऑप्शन आपको ड्राई क्लीनिंग और क्लीनिंग सॉल्वेंट के उससे पे दिए हुए हैं। और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ड्राई क्लीनिंग का मेथड है या फिर क्लीनिंग का मेथड है वो क्या है अभी, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुँचाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि यूजेस ऑफ टेट्राक्लोरोइथीन फॉर ड्राई क्लीनिंग। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको ये गिवन है ना, इसी से रिलेटेड अगर आपने AMRS TGT साइंस का पेपर दिया है और अगर आपने नहीं दिया है तो भी, अगर आपने पेपर को देखा है कि AMRS TGT साइंस का पेपर कैसा आया था, तो वहाँ पर इस वाले ऑप्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। वहाँ पर ड्राई क्लीनिंग के टेट्राक्लोरोइथीन से ही क्या है एक ऑप्शन एक क्वेश्चन आया हुआ है। और वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आई थिंक स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है बट ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है। तो देखो फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है कि टेट्राक्लोरोइथीन का हम यूज़ करते हैं ड्राई क्लीनिंग पर्पज से, तो ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड होता है, येस और नो। तो ये इको फ्रेंडली मेथड नहीं होता है। जब हम ये यूज़ करते हैं ना तो ये क्या होता है अभी, यहाँ पर टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या होते हैं अभी, बनते हैं। और यहाँ पर ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं इसमें, वो कैसे होते हैं अभी, वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं। एक तो ओजोन लेयर को डायरेक्ट हार्म करते हैं और दूसरा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाईली। तो ये इको फ्रेंड मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है आपको, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स, कि भाई H2O2
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो हम यूज़ करते हैं क्लोथ्स को ब्लीच करने में, ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला नहीं आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड आप बोल सकते हो। यहाँ पर जो H2O2 होता है ना, ये देखो कैसे रिएक्ट करके कैसे डिकम्पोज होता है। H2O2 कैन बी डिकम्पोज इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो अब ना तो ही वाटर और ना ही ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी ऐसे हार्मफुल नहीं होते हैं, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखो क्या दिया हुआ है, यूजेस ऑफ क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग पेपर, कि भाई क्लोरीन का हम यूज़ करते हैं पेपर को ब्लीच करने में, तो ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है या फिर नहीं होता है, तो ये भी नहीं होता है। यहाँ पर भी क्या है, देखो क्लोरीन है, तो ये क्या करता है भाई, ये एनवायरनमेंट को डायरेक्टली क्या करता है, हार्म करने का काम करता है। और यहाँ पर ये भी क्या करेगा भाई, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। इसमें भी यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके क्लोरीन के, वो कैसे होते हैं अभी, ब्लीच करने में जो क्लोरीन के बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं अभी, टॉक्सिक होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि यूजेस ऑफ पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एज क्लींजिंग सॉल्वेंट, तो ये भी रॉन्ग है भाई। ये शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें PCB बोल सकते हैं, PCB, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, तो ये भी हाईली टॉक्सिक होते हैं। ये जो PCB है ये स्पेसिफिकली जो बच्चे होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, बेबीज़ है, चिल्ड्रन है, तो उनको ये क्या है भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमें अपना आंसर मिल गया है क्या भी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, देखो द फॉलोइंग कन्वर्जन इज़, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है अभी, ब्रोमोबेंजीन गिवन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है अभी, OH मतलब यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या आ रहा है, OH आ रहा है, तो ये क्या है यहाँ पर फिनोल है, ये क्या होता है अभी, फिनोल होता है। बेंजीन रिंग पर जब क्या होता है, OH ग्रुप होता है, तो वो क्या होता है, फिनोल होता है। और बेंजीन पे ब्रोमीन ग्रुप है, तो ये यहाँ पर क्या बन गया है, ब्रोमोबेंजीन, क्या बन गया है, ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर रिएक्शन तो उसने आपको दे दी है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये हमें यूज़ करना है, यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप की कन्वर्जन है, कौन से टाइप का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है या फिर एरोमेटिक एडिशन है। तो देखो यहाँ पर ब्रोमीन और जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH नेगेटिव आयन है, ये दोनों ही क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, Br नेगेटिव B और OH नेगेटिव B, ये दोनों ही क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल ही है। तो यहाँ पर देखो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया है, यहाँ पर ये OH है, इस NOH के यहाँ से क्या है, ये OH है, तो यहाँ पर इसने इसको रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर ये कौन से टाइप की रिएक्शन बनेगी भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन बनेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले यहाँ पर क्या बनता है अभी, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, क्या बनता है, ON बनता है, पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है ब्रोमोबेंजीन से, देन यहाँ पर क्या बनता है, ये फिनॉल बनता है। तो ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन है, ये इस तरह से होती है। और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है कौन सी है अभी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अभी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में आपको आयुपैक नेम ऑफ अलाइल क्लोराइड इज़। अब इसके लिए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अलाइल क्या होते हैं, विनाइल क्या होते हैं, इस तरह की, और फिर उसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो देखो अलाइल लिंकेज कौन सी होती है, अलाइल लिंकेज कौन सी होती है, देखो सबसे पहले आपको यही समझना है अलाइल लिंकेज क्या होती है। अलाइल में बेसिकली यहाँ पर हम 3 कार्बन लेते हैं, तो ये 3 कार्बन हो गए, ठीक है। अब अलाइल में क्या होता है, जिस भी कार्बन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन, देखो इस वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, ये, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन शुड बी डबल बॉन्डेड, या फिर आप बोल सकते हो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जिस भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्डेड या फिर आप बोल सकते हो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, अलाइल क्लोराइड, क्लोराइड है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ भाई, इस हैलोजन के प्लेस पे मुझे पता लग गया यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, तो ये मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। बाकी जगह मुझे क्या करना है, वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो CH2, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, तो यहाँ पर CH हो गया है, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, CH2। यहाँ पर अब इसकी क्या हो गई है, वैलेंसी कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर, क्या करना है अभी, नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर के रूल्स में हमने क्या पढ़ा है कि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, किसको देते हैं अभी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, तो सब्स्टिट्यूएंट से ऊपर हम किसे प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। तो नंबरिंग आप किस साइड से स्टार्ट करोगे, इस साइड से, 1 2 3, तो 3 पे क्लोरीन गया है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 क्लोरो। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, 3 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3,
3 कार्बन की, तो 3 क्लोरो प्रॉप, और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो क्या आ गया प्रॉप 1 इन। तो कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है, देखो 3 क्लोरो पहली बात तो आपको यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो उनको रखो। फिर देखो प्रॉप ठीक है, बट यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन है भाई, डबल बॉन्ड की फर्स्ट पोजीशन है, इसे हम 2 नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर ए। अगर नॉमेनक्लेचर भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है तो नॉमेनक्लेचर को भी हमने जो प्रैक्टिस सेट वाला प्लेलिस्ट है, एक प्रैक्टिस सेट करके प्लेलिस्ट है, उसमें 7-8 हमने ये प्रैक्टिस सेट्स को डिस्कस किया है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट अभी रिसेंटली जो डिस्कस किए थे हमने उसमें आपको नॉमेनक्लेचर करके 2 वीडियोस मिलेंगी। उसमें क्वेश्चंस भी हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, और साथ में ही हमने रूल्स को भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, तो आप उसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 8। ये वाला भी हमने डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखो टीजीटी में भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं, और ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है इसके क्वेश्चन पीजीटी में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अभी एनवीएस और जो केवीएस का पेपर हुआ था उनमें भी आइडोफॉर्म से क्वेश्चन आया हुआ था, और जब आप पीजीटी वाले पीवाईक्यू क्वेश्चन देखोगे केमिस्ट्री के, वहाँ पर भी क्वेश्चन है। तो ये आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है ये आप एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट बोल सकते हो, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट टीजीटी में भी शायद ये और शिफ्ट में आया हुआ है। तो देखो क्या है, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज़ गिवन बाय, यहाँ पर ये पूछा है कि नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कौन सी लिंकेज होनी चाहिए, मिथाइल कीटोन वाली, कौन सी भाई, CH3CO। जिसके पास भी ये वाली लिंकेज होती है वो क्या करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और साथ ही एक हम ये भी पढ़ते हैं CH3CHOH, अगर किसी के पास ये वाली भी लिंकेज होती है तो भी वो क्या है भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या गिवन है भी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3, यहाँ पर ये क्या है CHOH। इस लिंकेज को हम आइसो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इस वाले कार्बन पे क्या है, दोनों सेम ग्रुप लगे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसो लिंकेज। तो ये क्या है, 3 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम है, क्या है इसका कॉमन नेम है, और ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखो यहाँ पर ये इसके पास ये वाली लिंकेज है तो CH3CHOH वाली, तो इट मीन्स ये तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्या, देखो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन, उसके पास क्या होता है CH2OH। तो यहाँ पर देखो ना तो इसके पास ये मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज है और ना ही ये अल्कोहल वाली लिंकेज है, तो ये क्या है भाई यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट देगा। क्या करेगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। और जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल क्या है, देखो इथेनॉल, इथ मतलब 2 कार्बन, ऑल मतलब अल्कोहल, तो ये क्या है CH3CH2OH। ये यहाँ पर क्या है, ये है। तो इसे आप ओपन करके यानी कि रीअरेंज करके देखो कुछ ऐसे लिख सकते हो CH3H, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा OH। तो अब देखो ये वाली लिंकेज जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ CH3CHOH, ये वाली इसके पास भी प्रेजेंट है, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है आइडोफॉर्म। फिर नेक्स्ट है इथेनल। इथेनल क्या है, यहाँ पर अल्डिहाइड लिंकेज है, तो ये है CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो यहाँ पर देखो इसके पास भी ये मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर भी हमने अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है और क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हो। मैं बार बार बीच में इसलिए बताती हूँ क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस हमने काफ़ी टॉपिक्स को टीजीटी साइंस के लिए हमने कवर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चंस को भी, थ्योरी को भी। इसलिए आप चैनल को, प्लेलिस्ट को सारे विज़िट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक की वीडियो भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट हमने एसिड और एसिड, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और जो अल्कोहल के लिए जो टेस्ट होते हैं वो भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उनको भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो इथेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज गिव्स। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करते हो किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेन बनता है, मिथेन बनता है, प्रोपेनॉन बनता है, इथेनॉल बनता है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इथेनोइक एसिड क्या होता है। इथेनोइक एसिड क्या होता है अभी, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये यहाँ पर क्या है, इथेनोइक एसिड है। इथ क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 and 2, और ओइक किस लिए बोला है, क्योंकि इसके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई भाई, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो CH3MgBr। यहाँ पर ये क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और इसे हम क्या बोलते हैं अभी, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को वी कैन से ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ये क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड रेजेंट होते हैं। और ऐसे ही इथेनोइक एसिड को आप क्या बोलते हो भी, एसिटिक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड बोलते हो। तो अब देखो यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है ना, यहाँ पर इसमें क्या होगा,
मैग्नीशियम में हमें पता है क्या है, अच्छी मेटल होती है, मैग्नीशियम क्या है भी अच्छी मेटल होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पे क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। वैसे कार्बन क्या होता है, हम देखते हैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप होता है, बट यहाँ पर जो ये मिथाइल वाला पार्ट है, कार्बन जो है किससे बॉन्डेड है, मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम क्या होती है भी अच्छी मेटल है, तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास क्या है, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या है यहाँ पर, ये जो एसिड है, ये एसिड यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो आप इसे ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये जो H पॉजिटिव है ये क्या है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट ये बनाएगा CH4, मिथेन बन गया, और जो बाकी वाला पार्ट है CH3, C डबल बॉन्ड O और OMgBr, ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका मेन प्रोडक्ट है वो क्या है भाई, मिथेन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, देखो आपको यहाँ पर ये गिवन है, यहाँ पर ब्रोमो इथेन गिवन है C2H5Br, तो ये क्या है, यहाँ पर ब्रोमो इथेन है, और साथ में क्या दिया हुआ है आपको, ब्रोमोमिथेन भी गिवन है। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर आपको ये बताना है कि यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अल्केन को प्रिपेयर करने की, ठीक है, और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ भी है, हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन करनी है, अल्केन्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आप इस वाले टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपको करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये जो रिएक्शन होती है, कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, ये लिमिटेशन वाले पार्ट से दिया हुआ है इसके, तो लिमिटेशन वाले पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि वुड्स रिएक्शन होती क्या है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है अभी, हम क्या करते हैं, हेलो अल्केन लेते हैं, क्या करते हैं, हेलो अल्केन लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया ये ब्रोमो मिथेन लिया, तो 2 मोल्स लिए ब्रोमो इथेन के और 2 मोल्स ही आपने सोडियम के लिए, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन करते हैं हम, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दोनों जो आपने यहाँ पर सोडियम के मोल्स ऐड कराए थे, और ये जो दोनों हेलो अल्केन के ब्रोमीन है, ये क्या है यहाँ पर कि एलिमिनेट हो जाते हैं, किसकी फॉर्म में, NaBr की तरह, एज ए NaBr यहाँ पर ये क्या है भी साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और क्या बच गया, देखो यहाँ पर CH3, तो ये यहाँ पर क्या बन गया है, अल्केन बन गया है, क्या बना है, 2 कार्बन का, तो ये इथेन है। ऐसे देखो एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे CH3CH2, यहाँ पर आप Cl भी ले सकते हो, तो 2Na प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl, और ये CH2, फिर यहाँ पर CH3, तो ये रिएक्शन आपने की इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ NaCl क्या है भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ पर 2 भी लिखना है आपको, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो CH3CH2CH2CH3, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपने कंबाइन करके लिख दिया, तो आपके पास क्या है, 4 कार्बन का यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। तो देखो ये रिएक्शन इवन नंबर के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या होती है भाई, मतलब इम्पॉर्टेंट होती है, इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक कार्बन के यहाँ पर रिएक्टेंट थे, 2 कार्बन का ये बना, यहाँ पर तो दोनों मतलब रिएक्टेंट भी इवन नंबर वाले थे, बट यहाँ पर सिमेट्रिकल ये बना है। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अगर आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, हेलो अल्केन्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर तो क्या है, सिर्फ आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेजर प्रोडक्ट यही, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। जहाँ पर भी आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, तो वहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्ट्स हैं आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा, जो आपको चाहिए उसके साथ में अनवांटेड प्रोडक्ट भी मिलेंगे, तो वो रिएक्शन इतनी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर तो आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये तो अच्छी है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, जब आप क्या करते हो, अनसिमेट्रिकल हेलो अल्केन्स को यूज़ करते हो, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन वाले जब आप क्या करते हो, रिएक्टेंट लेते हो, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी क्या है भाई, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ऑप्शन में जो आपको गिवन है, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ये क्या दिया हुआ है, देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में भी, ये आपको ब्रोमो इथेन गिवन है, इसी का हम एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे CH3CH2Br, ये C2H5Br को ही मैंने ओपन करके ऐसे लिखा है, प्लस में सोडियम के साथ रिएक्शन करनी है, तो मैं यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिख देती हूँ, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, प्लस में किसके साथ करनी है, यहाँ पर देखो ये ब्रोमोमिथेन है, तो यहाँ पर मैंने इसे ऐसे लिख दिया Br, और ये CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर देखो ये 2NaBr, ये तो एलिमिनेट हो गई, ये तो सेम ऐसे ही एलिमिनेट होगा, बट यहाँ पर देखो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है।
एक तो क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये जो आपने ब्रोमो इथेन लिया है ये अपने साथ ही रिएक्शन कर ले, तो अपने साथ ही ये रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, 2 कार्बन वाला ये है और 2 कार्बन वाला, यानी कि जब ये अपने दूसरे मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना लेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। एक तो ये बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है, जैसे यहाँ पर इसने अपने साथ रिएक्शन किया ये भी अपने साथ ही कर ले, तो जब ये अपने साथ ही करेगा तो यहाँ पर क्या बन सकता है, CH3 CH3। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर ले, तो जब ये दोनों आपस में करेंगे तो 2NaBr बाहर निकला, CH3 CH2 और ये CH3 ये कंबाइन हो जाए, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, अभी 3 कार्बन का भी प्रोडक्ट बन गया। तो अब देखो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, इनका मिक्सचर मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ पर सेपरेट करना पड़ेगा। और सपोज़ आपको यहाँ पर बनाना क्या था, इस रिएक्शन से इथेन बनाना था, क्या करना था, इथेन बनाना था, बट यहाँ पर तो ये भी मिल रहे हैं, तो ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, इतना अच्छा मेथड नहीं है ये। तो यहाँ पर देखो क्या है, अब इसमें कौन से ये वाला जो केस बन रहा है कौन से रिएक्शन में बन रहा है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इस वाले इसमें, तो यहाँ पर देखो कितने प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं, देखो काउंट कर लो कितने कार्बन है, C4 और कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 10, तो C4H10। यहाँ पर देखो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको ऑप्शन नंबर डी में ही गिवन है, C4H10 हो गया है। यहाँ पर देखो 2 कार्बन वाला है तो C2H6 ये हो गया है, 3 कार्बन वाला है तो क्या बन गया, C3H8 बन गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, अभी ऑप्शन नंबर डी। अगर ये सिमेट्रिकल होता तो उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर प्रोडक्ट को फॉर्म करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी पेपर में आया हुआ है, अलग अलग पेपर में आपको देखने को एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। जब भी पॉल्यूशन की बात आती है वाटर पॉल्यूशन से, तो ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से बनता ही है, ठीक है। काफ़ी चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन पूछे जाने के। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन कि इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन वाटर एक्सीड्स 50 ppm इट लीड्स टू, ये बताया गया है कि अगर वाटर में जो नाइट्रेट आयन होती है उसकी कंसनट्रेशन अगर 50 ppm से ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर नाइट्रेट आयन ज़्यादा हो जाते हैं 50 ppm से, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है। क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, देखो लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, डैमेज ऑफ किडनी होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है, या फिर ए ऑप्शन आपको गिवन है मिथेमोग्लोबिनेमिया होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर ए। और इसे हम क्या बोलते हैं अभी, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ये सिंड्रोम का नाम देके या फिर ये नाम देकर आपको ये पूछ सकता है कि किसकी वजह से ये होता है। तो किसकी वजह से होता है, अभी नाइट्रेट आयन की वजह से होता है। और जब आप अलग अलग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, मतलब पेपर उठा के देखोगे अलग अलग एग्ज़ाम के, तो आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है देखो आपको कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्रोनियन मूवमेंट। यहाँ पर आपको क्या करना है अभी, ब्रोनियन मूवमेंट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ब्रोनियन मूवमेंट होता क्या है, ब्रोनियन मोशन होता क्या है। तो बेसिकली ये आप कहाँ देखते हो भी, जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें हम ये देखते हैं। और इसमें इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मोशन को, कि ये क्या होता है, जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का। यानी कि पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करके यानी कि वो अपना पाथ चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो जिगजैग मोशन बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पर ये एनिमेशन में दिख रहा है, यहाँ पर ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इस तरह से कोलाइड करते जाते हैं, ये ऐसे बनता जाता है। तो ये पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे से कोलाइड करते जाएंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाएंगे और इस तरह से कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट बोलते हैं। ऑप्शन देखो आपको क्या क्या गिवन है, इट इज़ ऑब्जर्व अप टू पार्टिकल साइज ऑफ 0.5 माइक्रोन, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़, तो यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखो इनकरेक्ट दिया हुआ है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। वैसे तो देखो जब ब्रोनियन मोशन की आप बात करते हो ना, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके, साइज़ के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है लिक्विड की, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो। बट यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, क्योंकि देखो वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, वेवलेंथ क्या होती है, hc/λ, ठीक है। तो इसके साथ यानी कि वेवलेंथ अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी एनर्जी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो यानी कि मोशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि पार्टिकल्स की मूवमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है कौन सी दी हुई है अभी, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग दिया हुआ है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा भी, अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो क्या है, पार्टिकल्स रैंडमली और भी इधर उधर मूव करेंगे, और उनका जो जिगजैग मोशन है उसके वो वेरी करेगा, मोशन पे डिपेंड, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है मोशन।
तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ सोल, कि भी सोल की काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आपको कौन सा दिया हुआ था भी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 13। ये आई थिंक मैं ऐड करना भूल गई, या फिर मुझे ध्यान नहीं है कि लास्ट वीडियो में हमने लास्ट पार्ट में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था या नहीं किया था। तो क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन ये था कि ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज हैं वो क्या है, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, एपीमर्स हैं या फिर फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। हो सकता है मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया हो, बट अगर नहीं डिस्कस किया तो आप यहाँ भी समझ सकते हो कि ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होते हैं ना, वो क्या होते हैं अभी, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अब फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो आइसोमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आइसोमर्स क्या होते हैं अभी, ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स होते हैं। और आइसोमर्स की फिर हमने क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा है कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है। उसी में एक टाइप का आइसोमर होता है, कौन सा भी, फंक्शनल आइसोमर। तो जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो कौन से टाइप का आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। कौन सा है भी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, यानी कि जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। और फिर स्ट्रक्चर में भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हो गई, कौन सा भी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनमें क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे देखो इन दोनों का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। बट यहाँ पर जो ग्लूकोज है ना, वहाँ पर उसमें क्या होता है, उसके पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप रखता है, और जो फ्रक्टोज होता है वहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन होता है। जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों ही क्या होते हैं, C6H12O6 होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट क्या है, इनके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी फिर प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट आएगी। ये अपनी अल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, ये अपनी कीटोन वाली प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर। और आइसोमर टॉपिक को भी हमने कवर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। और साथ ही एक बार चैनल को विजिट भी करना और देखना कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो यहीं पे एंड करते हैं हम आज के सेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।